तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। मतलब हम सब रोज अखबारों में, टेक ब्लॉग्स पर और सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो हर जगह बस इसी की चर्चा है। सही कहा। तो जो लोग तकनीक की दुनिया पर नजर रखते हैं उनके लिए कोई नया शब्द तो है नहीं, लेकिन आज की इस गहरी चर्चा का जो हमारा आधार है ना, वो कुछ ऐसा है जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल बिल्कुल नए नजरिए से पेश करता है। और वो नजरिया बहुत जरूरी भी है आज के समय में। बिल्कुल। हमारे पास श्रीधर शेषाद्री और श्रीराम अय्यर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार किताब के अंश हैं। किताब का नाम है AI फॉर एवरीवन। AI फॉर एवरीवन, हाँ। और इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे ये लगा कि मतलब ये AI के भारी भरकम तकनीकी शब्दों के पीछे की जो असलियत है ना, उसे बहुत आसानी से सामने लाती है। बिना डराए, जो कि सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इस बात की तह तक जाएंगे कि क्या मशीनें सच में उस तरह से हमारी नौकरियां छीनने वाली हैं जैसा कि हर जगह दावा किया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है। हाँ, क्या हमें AI से सचमुच डरना चाहिए या ये सिर्फ एक तकनीकी हवा है? तो आज हम इन सभी दावों का परीक्षण करेंगे। देखिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ना ये समझना बहुत जरूरी है कि शेषाद्री और अय्यर अपनी किताब में एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं शुरुआत में ही। किस तरह की लकीर? मतलब उनका उद्देश्य उन डरों का विश्लेषण करना है जो अक्सर अधूरी जानकारी से पैदा होते हैं। अक्सर होता यह है कि जब भी तकनीक में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम घबरा जाते हैं। हाँ, या तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किताब ये तर्क देती है कि इस तकनीक के पीछे के बुनियादी विज्ञान को और इसके काम करने के तरीके को अगर हम समझ लें तो कोई भी भविष्य के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है। मतलब डरने की बजाय समझने पर फोकस है। बिल्कुल। लेखक स्पष्ट करते हैं कि देखिए, AI कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, एक बहुत ही एडवांस्ड औजार। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इंसानों ने, मतलब हमारी सभ्यता ने, किसी नए औजार को अपनाया है तो काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल गए। एग्जैक्टली। काम करने के तरीके बदलते हैं पर दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन अगर ये सिर्फ एक टूल है तो ये अक्सर इतना रहस्यमयी क्यों लगता है? मतलब जब भी AI की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का वो रोबोट आता है जो खुद फैसले ले रहा है और दुनिया पर कब्जा कर रहा है। हाँ, टर्मिनेटर टाइप कुछ। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मौजूदा AI सिस्टम इतने स्मार्ट कैसे लगते हैं? किताब में नैरो AI और जनरल AI के बीच जो फर्क बताया गया है वो इस चीज को कैसे समझाता है? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। किताब के लेखक इस भ्रम को बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि फिल्मों में जो AI दिखाया जाता है ना, जो इंसानों की तरह सोच सकता है, जिसमें अपनी खुद की चेतना होती है, जिसे जनरल AI कहते हैं। हाँ, जनरल AI या ह्यूमन लेवल AI, जो एक साथ कविता भी लिख सकता है और अगले ही पल युद्ध की रणनीति भी बना सकता है। सच्चाई ये है कि ये तकनीक अभी तक सिर्फ लैब्स की थ्योरी तक ही सीमित है। मतलब वो असलियत में अभी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसके उलट आज हम जिस तकनीक के बीच जी रहे हैं ना, वो नैरो AI है। नैरो AI का सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसे सिर्फ एक खास काम में महारत हासिल करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो उसमें दुनिया को समझने की कोई आम समझ या कॉमन सेंस नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने उस एक काम में माहिर होता है। तो अगर मैं इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो हम हर दिन इस नैरो AI से टकरा रहे हैं। मतलब गूगल सर्च के जो नतीजे आते हैं, हाँ, वो नैरो AI है। या फिर YouTube का वो रिकमेंडेशन इंजन, जो ठीक वही वीडियो सामने ले आता है जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जो हमें जो प्रोडक्ट के सजेशंस मिलते हैं, ये सब नैरो AI के ही रूप हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ ना एक सवाल उठता है, अगर ये AI इतना ही नैरो या कह लें कि सीमित है, तो ये हमारे बिहेवियर का इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा लेता है? मतलब ये इतना डरावना सटीक कैसे होता है कभी-कभी? यहीं पर तकनीक का असली रूप सामने आता है। देखिए, जब YouTube का AI कोई वीडियो सजाता है तो वो ये नहीं समझ रहा होता कि उस वीडियो में क्या इमोशंस हैं या क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गणित का सवाल, एक मैथमेटिकल इक्वेशन हल कर रहा होता है। वो ये देखता है कि पिछले लाखों लोगों ने इस तरह के वीडियो के बाद किस दूसरे वीडियो पर क्लिक किया था। ओहो, मतलब वो सिर्फ डेटा देख रहा है। एग्जैक्टली।
लेखकों का विश्लेषण यही है कि एआई इंसानों की तरह सोचने वाली कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। जब हम वो साइंस फिक्शन वाली फैंटेसी को हटा देते हैं ना, और इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह देखते हैं, हाँ, विशुद्ध सॉफ्टवेयर के रूप में देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये पावरफुल जरूर है, लेकिन अपनी एक सीमा के अंदर। ये पैटर्न पहचानने वाली बात से ना मुझे किताब के उस हिस्से की याद आ गई जहां मशीन लर्निंग को समझाया गया है। लेखकों ने एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी इस्तेमाल की है। वो कुत्ते की तस्वीर वाली? हाँ, वही। उनका कहना है कि अगर किसी छोटे बच्चे को पहली बार कुत्ते की तस्वीर दिखाई जाए तो शायद वो ना समझे कि ये क्या है, लेकिन अगर उसे 1000 अलग अलग कुत्तों की तस्वीरें दिखाई जाएं तो वो पैटर्न समझ जाता है। उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक कंप्यूटर कोड इस इंसानी तरीकों को, इस सीखने के तरीके को कॉपी कैसे करता है? लेखकों ने जानबूझकर ये सिंपल उदाहरण चुना है ताकि मशीन लर्निंग की जो जटिलता है उसे आसानी से समझाया जा सके। लेकिन इसके जो टेक्निकल पहलू है ना, जैसे डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, हाँ, ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं आजकल। अगर उन पे गौर करें तो कहानी और भी गहरी हो जाती है। किताब बताती है कि ये सिस्टम असल में इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। ओके। जिस तरह हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो जानकारी को प्रोसेस करते हैं, वैसे ही इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में कई परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो क्या हम इन लेयर्स के काम करने के तरीके को थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहीं से एआई के स्मार्ट होने का वो जो भ्रम है वो पैदा होता है। जरूर। किताब इस प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है। देखिए, जब उस मशीन को 1000 कुत्तों की तस्वीरें दी जाती हैं, हाँ, तो नेटवर्क की जो सबसे पहली परत होती है वो सिर्फ तस्वीर के किनारों या लाइनों को पहचानती है, सिर्फ आउटलाइन। हाँ। फिर जो दूसरी परत होती है वो उन लाइनों को जोड़कर शेप्स या आकृतियां समझती है, और फिर तीसरी परत उन शेप्स में कान या पूंछ जैसे जो पैटर्न होते हैं उन्हें ढूंढती है। मतलब मशीन उस तस्वीर को रट नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। वो उस डेटा को गणित के लेवल पर तोड़कर ये सीख रही है कि कुत्ता होने का मतलब मैथमेटिकल लेवल पर क्या होता है। वाह! इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एआई के पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वो विशाल डेटा है जो हम उसे फीड कर रहे हैं। और किताब का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना आहा मोमेंट, वो यही है। एआई का असली इंजन, उसका जो फ्यूल है, वो डेटा ही है। डेटा ही सब कुछ है। हाँ, मशीन के पास अपना कोई इंट्यूशन नहीं होता। वो अपने एक्सपीरियंस से, मतलब उसे दिए गए डेटा से सीखती है। जब भी एआई कोई गैस करता है और वो गलत साबित हो जाता है तो वो खुद को ठीक कर लेता है। एग्जैक्टली। सिस्टम के अंदर का जो एल्गोरिदम है वो खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि अगली बार वो गलती ना हो। इसी वजह से आज टेक की दुनिया में डेटा को न्यू ऑयल या नया तेल कहा जाता है। जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा एआई। बिल्कुल। जितना ज्यादा और जितना अलग अलग तरह का डेटा होगा, एआई का मॉडल उतना ही सटीक बनेगा। अब यहां से ना ये चर्चा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ डेटा और पैटर्न का खेल है तो बिजनेस की दुनिया में इस तकनीक ने इतना तहलका क्यों मचा रखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में, अपनी मीटिंग्स में बस एआई का ही जिक्र क्यों करना चाहती है? किताब में Amazon और Netflix जैसे दिग्गजों के जो केस स्टडी दिए गए हैं, वो इस बात को कैसे पुष्ट करते हैं? शेषाद्री और अय्यर अपनी किताब में ये बहुत साफ करते हैं कि कंपनियों के लिए एआई अब सिर्फ कोई फैंसी शौक नहीं रह गया है। ये एक मजबूरी बन चुका है बिजनेस के लिए, सर्वाइवल के लिए। हाँ, Amazon का ही उदाहरण ले लीजिए। Amazon का एआई सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या खरीदा है, तो वो और क्या देखता है? वो आपके क्लिक करने के तरीके, आप किसी प्रोडक्ट पेज पर कितनी देर रुके और आपकी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करता है। और इसके बेसिस पर वो एंटीसिपेटरी शिपिंग तक के मॉडल तैयार करते हैं। एंटीसिपेटरी शिपिंग मतलब ये कि ग्राहक के ऑर्डर करने से पहले ही कंपनी को अंदाजा होता है कि किस इलाके में किस सामान की डिमांड बढ़ने वाली है, और वो सामान वहां के वेयरहाउस में पहले ही भेज दिया जाता है। बाप रे, ये तो सच में नेक्स्ट लेवल है। और नेटफ्लिक्स के मामले में भी ये सिर्फ एक नॉर्मल रिकमेंडेशन इंजन से तो कहीं आगे की बात है ना? बहुत आगे की। नेटफ्लिक्स की जो पूरी सक्सेस है ना, उसका बेस ही उनका एआई प्रेडिक्शन मॉडल है। वो ये ट्रैक करते हैं कि आप किस वक्त वीडियो देखते हैं, कहाँ पॉज करते हैं। थंबनेल्स भी ट्रैक करते हैं ना वो? हाँ, बिल्कुल। किस तरह के थंबनेल पर आपकी नज़र ज़्यादा टिकती है, ये सब ट्रैक होता है। और इन अरबों डेटा पॉइंट्स के आधार पर वो न सिर्फ आपको अगली मूवी सजेस्ट करते हैं, बल्कि वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उनकी जो अगली ओरिजिनल सीरीज बनेगी उसमें एक्टर कौन होगा। हाँ,
एक्टर कौन होगा, कहानी का प्लॉट कैसा होना चाहिए, सब कुछ डेटा से तय होता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहां तो पूरा गेम ही बदल चुका है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को पकड़ने के लिए अब इंसानों की जरूरत नहीं है। एआई पकड़ लेता है। एआई लाखों ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में स्कैन करता है और 1 मिलीसेकंड में बता देता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैटर्न से अलग है। लेकिन इन सब उदाहरणों से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि एआई किसी भी काम को मतलब एक बहुत ही बड़े स्केल पर कर सकता है। किताब में लेखकों ने कंपनियों के इस एआई प्रेम के पीछे 3 मुख्य कारण बताए हैं: तेज, सस्ता और सटीक। ये जो 3 चीजें हैं ना, स्पीड, कॉस्ट और एक्यूरेसी, इसी ने पूरी बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया है। देखिए, जो डेटा एनालाइज करने में इंसानों की पूरी टीम को हफ्तों लग सकते हैं, एआई उसे कुछ सेकंड में कर देता है। बिल्कुल। और लंबे समय में एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना इंसानों की सैलरी देने से बहुत सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, एक मशीन कभी थकती नहीं है, उसका ध्यान भी नहीं भटकता। एग्जैक्टली। इसलिए उसकी सटीकता का जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। यही वजह है कि हर कंपनी इस तकनीक को अपनाना चाह रही है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। हाँ। अगर कोई मशीन मतलब इंसानों से ज्यादा तेज, सस्ती और सटीक हो सकती है तो इसका सीधा असर तो नौकरियों पर पड़ेगा ही। जाहिर सी बात है। अक्सर ये कहा जाता है कि एआई नौकरियां खा जाएगा। मैं ना थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति हुई थी, हाँ। तो मशीनों ने हमारे शारीरिक मेहनत की जगह ली थी। लेकिन एआई शारीरिक नहीं बल्कि हमारी कॉग्निटिव या कह लें कि दिमागी मेहनत की जगह ले रहा है। क्या किताब इस फर्क को और इससे जुड़े डर को एड्रेस करती है? ये बहुत ही पेनी और रेलेवेंट बात कही आपने। लेखकों ने इस डर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है। किताब बहुत ही स्पष्ट रूप से ये मानती है कि जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल आने वाली है। किस तरह की जॉब्स पर सबसे ज्यादा खतरा है? विशेष रूप से वो नौकरियां जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हैं, मतलब जिनमें एक ही काम को बार-बार दोहराया जाता है, वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। जैसे बेसिक कस्टमर सपोर्ट हो गया, डेटा एंट्री हो गई। हाँ, ये तो आजकल बॉट्स ही कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि कुछ लेवल की कोडिंग और कानूनी दस्तावेजों की जो शुरुआती चेकिंग होती है, वो काम मशीनें इंसानों से ज्यादा अच्छी तरह करने लगेंगी। लेकिन किताब ये भी तो तर्क देती है कि तकनीक केवल चीजें खत्म नहीं करती, वो नई चीजें बनाती भी हैं। यही तो इतिहास का सबसे बड़ा लेसन है जो लेखकों ने सामने रखा है। याद कीजिए, जब कंप्यूटर आए थे तो लगा था सब बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, टाइपराइटर बनाने वालों की और क्लर्क की नौकरियां खतरे में थीं। लेकिन उसी कंप्यूटर ने पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। करोड़ों नई जॉब्स बन गई। एआई के मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। किताब उन नए रोल्स की, नई नौकरियों की एक पूरी लिस्ट देती है जो सिर्फ और सिर्फ एआई के आने की वजह से बन रही हैं। जैसे कि डेटा एनालिस्ट या एआई ट्रेनर की जॉब्स। लेकिन मुझे जिस नई जॉब ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मतलब ये रोल तो कुछ साल पहले तक था ही नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि दिमागी काम का या कॉग्निटिव वर्क का नेचर कैसे बदल रहा है। ये लोग करते क्या है असल में? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर कोई साधारण टाइपिस्ट नहीं होता। जो एआई मॉडल्स होते हैं ना, उनके पास अथाह जानकारी है, पूरी दुनिया का डेटा है। हाँ, लेकिन उस जानकारी में से सही और एकदम सटीक जवाब निकालने के लिए मशीन से सही भाषा में सवाल पूछना ये एक कला है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर मशीन के सोचने के तरीके को डिकोड करता है। मतलब मशीन से बात करने का एक्सपर्ट? बिल्कुल। इसके अलावा एआई ट्रेनर्स की बहुत डिमांड बढ़ रही है। एआई ट्रेनर्स वो क्या करते हैं? वो इन मॉडल्स को इंसानी मूल्यों और हमारी बारीकियों के अनुसार ढालते हैं ताकि एआई कुछ गलत या बायस ना बोले। साथ ही ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट्स की जरूरत आज हर कंपनी को है, जो उनके पुराने सिस्टम को एआई के साथ जोड़ सकें। एग्जैक्टली। इसका अर्थ तो ये हुआ कि भविष्य में जो असली कंपटीशन है तो किसके बीच होगा? वो उस इंसान के बीच होगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है और उस इंसान के बीच जो नहीं जानता। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर तकनीक इतनी ही पावरफुल है, इतनी क्षमता है इसमें, तो इसके खतरे भी उतने ही बड़े होंगे। किताब एआई के इस डार्क साइड को या इसके नेगेटिव पहलुओं को किस तरह से पेश करती है? किसी भी नई तकनीक की तरह एआई की भी अपनी कमियां हैं, अपने खतरे हैं, और शेषाद्री और अय्यर अपनी किताब में इन खतरों को बिना डराए बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या बताया उन्होंने? बिना डेटा के तो ये कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए जाने अनजाने में ना हम यूजर्स का बहुत सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है
और इसका उपयोग लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। और किताब में मैंने पढ़ा था कि डीप फेक तकनीक और फेक न्यूज़ को लेकर भी बहुत गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। बिल्कुल, लेखकों का मानना है कि डीप फेक आज के समय में एआई के सबसे खतरनाक यूज केसेस में से एक है। वो जो किसी का भी नकली वीडियो बना देते हैं। हाँ, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान का ऐसा नकली वीडियो या ऑडियो जनरेट किया जा सकता है जो इतना असली लगता है कि असली और नकली के बीच का फर्क ही मिट जाता है। ये तो सच में बहुत खतरनाक है, खासकर इलेक्शंस के टाइम पर। बिल्कुल, ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत सूचनाएं या फेक न्यूज़ फैलाने में या किसी की इमेज खराब करने के लिए बहुत आसानी से हो सकता है। डेटा का जो गलत इस्तेमाल है वो सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। वो लोगों की सोच को, जनमत को भी प्रभावित कर सकता है। एग्जैक्टली। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस तकनीक के विकास पर रोक लगा देनी चाहिए, मतलब इसे यहीं रोक दें? नहीं, किताब का निष्कर्ष ये बिल्कुल नहीं है। लेखकों का तर्क बहुत साफ है। तकनीक अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। वो तो बस एक टूल है। हाँ, ये पूरी तरह से उसके इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए एआई को लेकर हमें सख्त नियमों की, पारदर्शी नीतियों की और एथिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। बिल्कुल, हमें तकनीक से डरने के बजाय ना उसे जिम्मेदारी से कंट्रोल करने के तरीके खोजने होंगे। तो अपनी इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम इस किताब एआई फॉर एवरीवन के मुख्य संदेश पर नजर डालें तो वो बहुत ही साफ है। ये किताब हमें बताती है कि एआई कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। बिल्कुल। डरों को दरकिनार करते हुए हमें इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में अपनाना होगा। और लेखकों का सबसे प्रभावशाली विचार यही है कि भविष्य में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप तकनीक से कितना भागते हैं या कितना बचते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसके साथ मिलकर कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। सही कहा। जो लोग लगातार सीखते रहेंगे ना और खुद को नए तकनीकी माहौल के हिसाब से ढालते रहेंगे, उनके लिए एआई एक बहुत बड़ा अवसर, एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा। वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, ये अपनी गलतियों से अनुभव लेता है और हमारे ही बिहेवियर की नकल करता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। बिल्कुल। तो एक सवाल जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए, चूंकि एआई हमारे डेटा, हमारी तस्वीरों, हमारे शब्दों और हमारे इंटरनेट पर बिताए गए समय से अपनी समझ बना रहा है, हाँ, तो आज हम जाने अनजाने में जो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, वो इस डिजिटल बच्चे को भविष्य के लिए किस तरह का इंसान बना रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इंटरनेट पर मौजूद हमारे पूर्वाग्रह, हमारा गुस्सा, हमारी भावनाएं और हमारा बिहेवियर, यही सब कल के एआई सिस्टम की नींव रख रहे हैं। क्या हम इसे वो सही और निष्पक्ष डेटा दे रहे हैं जो भविष्य में एक सुरक्षित और निष्पक्ष तकनीकी दुनिया बना सके? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको खुद से सवाल करना चाहिए। इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज की ये गहरी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।